हेलो एंड गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आज क्या किए है कि जो पुराना जितना भी था पार्ट उसको कवर अप किए हुए हैं। और ये मेरा जो अभी आपको सामने दिख रहा है वो टेलीग्राम चैनल है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, टेलीग्राम चैनल में हो सकता है कि क्विज वगैरह भी शुरू कर दें हम लोग, ठीक है? तो ज्वाइन इट एंड टेक पार्ट इन द क्विज, ठीक है? हम लोग यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वहां पे हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, याद कीजिएगा। तो कुछ बच्चों का छूट गया था तो उसको भी हम लोग आगे देख रहे हैं इस पे, ठीक है? एनी प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस CN is the horizontal plane. Any plane that is perpendicular to the rotational axis CN. Suppose CN is in a particular axis that is in the x-axis. CN क्या है, x एक्सिस में है मान लिया जाए, ठीक है? और वही जो प्लेन है, प्लेन अगर आपको y और z में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे ये प्लेन मान लीजिए CN है, मतलब ये दिस इज द CN दैट इज द रोटेशनल एक्सिस। दिस इज द रोटेशनल एक्सिस, राइट? और ये आपको हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलना है इसको भी। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है? प्लेन में दो एक्सिस होता है, ठीक है? एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, वाई जेड प्लेन बोल सकते हैं, एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। और this is a special and unique plane which is presented in many molecules. यहाँ पे सिंपल सा बात है, कोई भी प्लानर मॉलिक्यूल है, कोई भी प्लानर मॉलिक्यूल है तो उनमें आपको ज्यादातर क्या मिलेगा? देयर विल बी द चांस ऑफ गेटिंग व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मिलने का चांस है, ठीक है ना? देखते हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सपोज सेम ईयर C3 एक्सिस है, ठीक है? देखिए C3 एक्सिस हम कहाँ ले रहे हैं? अभी C3 एक्सिस कहाँ ले रहे हैं? दैट इज इन द जेड। C3 एक्सिस कहाँ ले रहे हैं हम लोग? जेड में ले रहे हैं, ठीक है? और जेड एक्सिस में अगर लेंगे तो हमारा प्लेन क्या होगा सामने? मेरा प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन में देखिएगा दिस इज द प्लेन। उस प्लेन से अगर हम क्या करेंगे, पहला बात ये जो BX3 है, BX3 क्या है? दैट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। BX3 क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। एंड BX3 is a planar molecule and the rotational axis CN, C कौन सा होगा इसमें? C3 होगा। C3, C3 किधर हम दिखा रहे हैं? C3 हम दिखा रहे हैं इसको सपोज जेड में दिखा रहे हैं, ठीक है? इसी जेड में दिखाने की वजह से मेरा जो प्लेन होगा सिग्मा किस में होगा? सिग्मा जो प्लेन होगा कहाँ पे होगा? एक्स वाई पे होगा, ठीक है? अब यहाँ पे समझना ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और CN जो प्लेन आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे C3 Z है, तब जब XY लिखेंगे तो यहाँ पे Z नहीं आना चाहिए। तब हम समझेंगे कि वो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है? मतलब C3 अगर Z है और सिग्मा में अगर XY है तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि इस पार्ट में Z नहीं आया, ठीक है? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि जैसे वर्टिकल प्लेन जो आप पिछला क्लास देखिएगा C3, ठीक है? C3 में हो सकता था, C3 अगर जेड होगा तो वहां पे सिग्मा, देखिए सिग्मा हो सकता था, क्या हो सकता था वहां पे? एक्स जेड। तो एक्स जेड वहां पे देखिएगा कि यहाँ पे जेड आ चुका है, यहाँ पे जेड आ चुका है, एक्स जेड जेड। इसका मतलब है C3 और सिग्मा आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द वर्टिकल प्लेन। अब सपोज ये जो आपको मिला सिग्मा एच कैसे मिला? हम क्या लेंगे, CL और CL के बीच में हम क्या लेंगे, दैट इज अ परपेंडिकुलर प्लेन। यहां से हम क्या करेंगे, ये आप देखिए ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, C3, ये C3 हो जाएगा, ठीक है। और C3 के अराउंड देखिएगा ये जो सिग्मा एच लिखा हुआ ये जो प्लेन है, या प्लेन कौन सा मिला है, प्लेन ये प्लेन जो मिला है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। समझ में आ गया ना बात, ये वाला पार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए कि यहाँ से आपको जो CL और ये CL हाफ कट भी जाना चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस इज C2 एक्सिस। C2 एक्सिस आप यहाँ से देख लीजिएगा C2 एक्सिस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, सपोज ये क्लोरीन 1 है और ये क्लोरीन 2 है, तो हो सकता है रोटेट करने के बाद ये 2 वाला क्लोरीन कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा देयर विल द सिमेट्री, दैट इज द C2 एक्सिस सिमेट्री। और ये जो प्लेन है जो मैं बना रहा हूँ प्लेन, दिस प्लेन, इसको दूसरा कलर से करते हैं, ये जो प्लेन है दिस विल बिकम सिग्मा भी। फिर से बोल रहा हूँ, CN एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है उसको सिग्मा एच बोलते हैं, CN एक्सिस के पैरेलल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा भी बोलेंगे। इस चीज को आप दीवालों में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बहुत दिन के बाद यूट्यूब में पढ़ाने का मजा ही अलग है, ठीक है। अच्छा, ये सिग्मा एच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे C2 क्या है, परपेंडिकुलर है। C2 कहाँ, जेड में है, सिग्मा एच कहाँ हो जाएगा, XY में। समझ में आ गया बात? ओके, देखिए अब यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। दो ऑपरेशन किया जाता है इसमें, द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट, और कॉम्बिनेशन ऑफ, और कॉम्बिनेशन एक्सिस, दिस दैट इज द प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन एक्सिस। इट इज द रोटेशन, पहले रोटेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दैट इज द रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रोटेशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। समझ में आ रहा बात? तो द एलिमेंट दैट इज जनरेटेड बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल बाय एन एंगल taking the reflection in the plane perpendicular to the rotational axis, ठीक है। इसे हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये ऑपरेशन एसएन, ध्यान देना, एसएन और सीएन, ठीक है। यहाँ पे सीएन जितना आएगा उतना क्या होगा, यहाँ एसएन होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे मान लीजिए C6 से ऑपरेशन किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S6। यहाँ पे मान लीजिए C8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा CN जेड की तरफ अगर रोटेशन किए हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जेड। और ऑपरेशन, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, हम लोग उसका प्लेन, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे सिग्मा XY में, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो ऑपरेशन है, पहला तो रोटेशन करना है, उसके बाद क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है। दैट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको एग्जांपल से समझा जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे सपोज बताया था इसको भी, ठीक है। H1, ठीक है, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है इसको 60 डिग्री हम रोटेट करते हैं, ठीक है। सपोज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं और एंगल क्या है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो H1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर H4 कहाँ आ जाएगा मेरा, 60 रोटेट करने पे यहाँ पे आ जाएगा। H2 comes here, H5 comes here, H3 comes here, H6 comes here। तो क्वेश्चन नंबर 1 कि किस एक्सिस में रोटेट किए हैं, कौन सा एक्सिस हो जाएगा, जेड, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में रोटेट किए हैं, दैट इज इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है।
तो मेरा पहला ऑपरेशन सी एन जेड हो चुका है, ठीक है। यहां तक समझे, बार बार समझे, बार बार। अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, C6 आ गया। क्लियर हो गया। अब बारी आता है रिफ्लेक्शन लेने का, ध्यान देना है। रिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ पे जेड यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे ये प्लेन, समझ में आ गया, सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई लेंगे तो ध्यान देना है, 1 मिनट हमको टाइम दिया जाए ताकि हम इसको, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सिग्मा एक्स वाई लेंगे तो सी जो पीछे वाला पार्ट है उसको आगे ले आना है, तो आगे लाएंगे तो H6 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब H6 का जब रिफ्लेक्शन करेंगे ना, H6 का जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो H6 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे आने वाले कौन है, जो पीछे हैं, ठीक है। आगे आने आने वाले कौन है, जो पीछे हैं, ठीक है। और पीछे जाने वाले कौन है, जो आगे हैं। तो H1 कहाँ चला जाएगा, पीछे। H4 कहाँ पे है अभी, पीछे है, ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। H2 कहाँ पे है अभी, H2 है आगे, तो कहाँ चला जाएगा, पीछे। H5 कहाँ पे है, पीछे, तो कहाँ चला जाएगा, आगे। H3 कहाँ पे है, आगे, तो कहाँ चला जाएगा, पीछे। तो हम लोग इस तरह से रिफ्लेक्शन लिए हैं। रिफ्लेक्शन लेने के बाद किस प्लेन में रिफ्लेक्शन लिए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सिंपल सा बात है कि अगर इसको समझा जाए, आप समझो यहाँ पे खड़े हो, मतलब यहाँ पे है आप, तो आपको क्या दिख रहा है, H1, H3, H2 दिख रहा है सपोज, ठीक है। आप सामने से देख रहे हो स्क्रीन में, ठीक है। तो H1, H2, H3 आपको क्या दिख रहा है, सामने दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। तो अब क्या करोगे, आप स्क्रीन के अंदर घुस जाओ, और स्क्रीन के अंदर घुसने के बाद मॉलिक्यूल के पीछे से होके देखो। और मॉलिक्यूल को पीछे से होकर देखोगे तो वहां पे H6 सामने दिखेगा, ये पार्ट, मतलब उधर से देख रहे हो तो ये पार्ट H6 सामने दिखेगा। H5 देन H4 क्या सामने दिखेगा, पीछे कौन दिखेगा, पीछे दिखेगा H2, H3, H1। बात समझ में आ गया। तो ये रिफ्लेक्शन लेने की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू C8। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो रोटेशन करने के बाद ये आ गया, तब इसी मॉलिक्यूल को हम पीछे से आकर देखेंगे तो ये दिखेगा। सिमिलरली आप इसको कर लोगे, तो ध्यान देना है C8Z, तो क्या देगा यहाँ पे, S8Z। क्या देगा, दिस इज S8Z, ठीक है। मतलब वहां पे C8 से किए तो अच्छा ये क्या होगा, S10Z, ठीक है। तो इसको समझना है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बिकॉज सम ऑफ टाइम्स अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कुछ ऑप्शंस अगर आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन अगर आ जाता है मैच द कॉलम में, तो उस समय आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप कैसे रोटेट कर रहे हो, कैसे रिफ्लेक्शन ले रहे हो, एक प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोटेट कर देते हैं जेड एक्सिस में और सिग्मा जेड वाई ले लेते हैं, इससे क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। अगर अगर इसी को हम समझते हैं, अगर हम एक एक्सिस में रोटेट किए हैं, सपोज अगर हम एक एक्सिस में रोटेट किए हैं तो सिग्मा किस में लेंगे, एक्स जेड में। वाई एक्सिस में रोटेट किए हैं तो सिग्मा कहाँ लेंगे, एक्स जेड में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जेड है, जेड शुड बी डिफरेंट। मान लिया जाए हम ऑपरेशन किए हैं CN X सपोज, ठीक है। तो सिग्मा किस में लेंगे, मान लीजिए सिग्मा की कैपिटल एस यूज करते हैं, ठीक है, एस नहीं, सिग्मा ही लिख देते हैं। हाँ, सिग्मा कहाँ लेंगे, सिग्मा लेंगे हम लोग कहाँ पे, YZ। क्लियर हो गया। मतलब ये एक यहाँ पे कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऑपरेशन इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आई होप दिस माइट बी अंडरस्टूड, ये चीज आपको समझ में आ गया है, ठीक है।
इन्वर्जन सेंटर और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये बालक उल्टा हो चुका है, मतलब ही इज परफॉर्मिंग सम योगा, कुछ योगा वोगा कर रहा है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द कोरोना लॉकडाउन्स इनका हालत थोड़ा खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हो गए हैं, तो इन्वर्टेड हो गए हैं तो आप भी इन्वर्टेड हो जाना। एलिमेंट जनरेटेड व्हेन द एटम्स ऑफ ऑल इन्वर्टेड थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के सेंटर से होते हुए सारे एलिमेंट अगर इन्वर्टेड अगर हो गए, समझ में आ गया, मतलब एक यहाँ पे है मॉलिक्यूल का एक एटम है, तो इन्वर्टेड होने के बाद हो सकता है यहाँ पे पहुंच जाए, ठीक है। दिस ऑपरेशन रिक्वायर्स दैट द ऑल एटम और ग्रुप lying outside the center of gravity of the molecule must always occurs in the identical pair but diagonally placed with each other। ये diagonally placed with each other का मतलब क्या होता है, ये चीज हमको एग्जाम्पल में पता चलेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे देखिए, दिस इज हाइड्रोजन, 1 मिनट, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और सेम एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। इसके बीच में क्या करेंगे, एक डायगोनल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के साथ में क्या होगा, डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्या है, इन्वर्टेड में, इन्वर्टेड है मतलब उल्टा हो चुका है, ठीक है, योगा कर रहा है एक, ठीक है। दिस ब्रोमीन इन्वर्टेड, इफ वी ड्रॉ, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट लाइन पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, थ्रू एक कॉमन पॉइंट से पास होगा, उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। सिमिलरली अगर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लोरीन से ये 1 मिनट, उस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन में ड्रॉ करो, इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन में ड्रॉ करो, तो दिस विल पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ इन्वर्जन, नथिंग, कुछ नहीं है ये सब, ठीक है, बस। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सबसे इजी चीज है। सारा सिमेट्री पढ़ने के बाद एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो ऐसा, या इसको इसका डेफिनेशन पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एन ऑपरेशन कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेशन। मतलब ऑपरेशन क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेशन है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, दिस इज डूइंग नथिंग, कुछ करना ही नहीं इसमें। तो कुछ करने के लिए क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि इसका रोटेशन के लिए बोल रहा है, आप इसको 360 डिग्री रोटेट करोगे, तो 360 डिग्री अगर रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल जो जैसा था मेरा वही मॉलिक्यूल वैसा हो जाएगा। और 360 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या है, C1। अगर इस बंदे को हम सिमेट्रिकली ड्रॉ करना है तो 360, इसका हेयर स्टाइल देखिए जरा पहले, इसको अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या सिमेट्री आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा सिमेट्री। 180 डिग्री रोटेट करो, समझ में आ गया। और कैसे रोटेट करना है, ऐसे, समझे ना, रोटेट कर देना है, तो 360 रोटेट करेंगे तो ऐसा फिर से भाई साहब का फिर से ही आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री वो पता करना है। देखो भाई, मैं बताया था एक चीज कि COOH फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में COOH कहाँ होता है, पीछे। तो अगर यहाँ से अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो पीछे का पीछे दिखेगा ही, ठीक है। OH भाई साहब, 1 मिनट, OH जो है, OH कहाँ पे है, सामने है, तो OH का रिफ्लेक्शन लेना आसान है, OH सामने दिख गया। हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन हाइड्रोजन, तो ध्यान ये देना है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये दिस इज द टार्टरिक एसिड, ठीक है। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, तो ध्यान देना है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं ये पूछा जा रहा है, यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या ये कंपाउंड कायरल है, यस कायरल है, ठीक है।
क्यों कायरल है? क्योंकि यहाँ पे एक कायरल सेंटर मिलेगा, एक यहाँ पे कायरल सेंटर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि चारों ग्रुप यहाँ पे क्या है, अलग है। वो मैं मिरर इमेज इसलिए बनाया हूँ, इसका रीजन है। अच्छा, दूसरा चीज है क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? यस, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो कंपाउंड होता है ना, दिस इज मेसो कंपाउंड। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? अब इसको रहने दीजिए। बस इसमें क्या चेक करना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, समझ आ रहा है ना? अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, दैट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेंजीन का प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है। देखिए, ब्लू वाला लाइन पहले, ब्लू वाला नहीं, पहले रेड वाला लाइंस देखिए। रेड वाला लाइंस अगर देखिएगा तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। एक बार यहाँ से देखो, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो, तो इस लाइन से देखोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद ब्लू लाइन से देखोगे तो वहां पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। और एक जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहीं से लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दें, मतलब यहाँ से अगर प्लेन ड्रॉ कर दें, तो किसका रिफ्लेक्शन किस में दिख रहा है उसको ध्यान देना है, ठीक है? इस हाइड्रोजन का रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है, इस क्लोरीन का रिफ्लेक्शन यहाँ मिल रहा है। मतलब अगर हम ये येलो लाइन से ही काट दें तो यहाँ पे आपको दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, ठीक है? दो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, मतलब इधर से काटने के बाद ये हाफ इक्वल हो जाएगा, ये हाफ भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है? तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि आप कैसे काट रहे हो तो इक्वल हाफ्स में कट जाएगा, ठीक है? क्या इसमें बता सकते हो? ध्यान देना है कि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्लोरीन का यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, दैट इज नॉट करेक्ट। तो और इसको काटने के बाद दो इक्वल हाफ्स में नहीं कट रहा है, ठीक है? मतलब अगर यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो इक्वली, तो दो इक्वल हाफ्स में नहीं कटेगा, जिसकी वजह से प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना हो गया यहाँ पे, 0। यहाँ पे ध्यान देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे एक मिलेगा, एंड दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। हमें बताया था कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लेनर होता है तो दैट कंटेन्स द प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड द प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर प्लेन। मतलब अगर बोला जाए इसमें, अगर एक प्लेन अगर लिया जाए तो इस प्लेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल आ सकते हैं? क्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ये एक प्लेन में रहेंगे, और साथ में यहाँ पे कार्बन और ये कार्बन, ठीक है? तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल गया है, ठीक है? नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे मिलेगा? इसमें मिलेगा क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस। कैसे मिलेगा, ध्यान देना है। एक प्लेन में हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन रख लो, क्लोरीन रख लो, क्लोरीन रख लो, हाइड्रोजन रख लो, ये कार्बन रख लो, ये कार्बन रख लो, और ध्यान देना कैसे काटना है, ऐसे करके, एक प्लेन में। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे कौन हाफ कटेगा? हाफ कटने के बाद क्या दिखेगा, मतलब हाफ कटने के बाद ये पार्ट अलग होगा, ध्यान देना है। ये पार्ट और ये पार्ट हाफ कटने के बाद आधा ये कट गया ना, तो आपको सामने से ये दिख रहा है CH2 और CH2, ठीक है? मतलब ये जो CH2 है, इस CH2 का रिफ्लेक्शन सामने दिख रहा है, बस। समझ में आ रहा है ना बात? और सिमिलरली एंड यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है? प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे एक है, क्योंकि दिस इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, दिस इज द केस ऑफ द मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, आगे वाले एग्जांपल में प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री? देखो, अगर बोला जाए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही एक ही प्लेन में आ रहा है मॉलिक्यूल, ठीक है? और
ये जो वेज डैश में अगर देखोगे तो CH3 एक ऊपर में है, CH3 ऊपर में है, तो आप काटोगे कैसे? ठीक है, हाउ कैन यू कट दैट मॉलिक्यूल? One CH3 is above the plane, second CH3 is above the plane, right? अगर आप सोचते हो कि हम इस तरह से काट दें, सोचना अच्छा बात है, इस तरह से अगर काट दें, एंड दैट आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देखोगे कि इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट कहाँ इक्वल है इसके साथ? नहीं है, ठीक है। सेकेंड, इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन लेना आराम से, और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ मिलेगा? सामने मिलेगा, ठीक है ना? दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक यहाँ पे ले लेना। अब हम देखो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा? क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है। दैट इज द मॉलिक्यूलर प्लेन। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर प्लेन हो रहा है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कोई मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पे हम एक चीज ड्रॉ किए हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है। ये कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा इसमें? दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इसमें खुद निकाल लेना, बाकी ये सब करवाया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज क्या है? आपको करवाए हुए हैं, बस CH4 CCl4 का PO6 POH6 है, CH3Cl का POH3 है, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका था, और मेजो कंपाउंड भी पढ़ रहे थे आगे, तो ध्यान देना, मेजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन हम बताएंगे आगे क्या होता है, इसको हम लोग वी हैव डिस्कस्ड इट। एंड द कंडीशन ऑफ मेजो कंपाउंड क्या होता है? कायरल सेंटर, और साथ में इंपॉर्टेंट क्या है? सिमेट्री होते हैं, कौन से? दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। और साइक्लिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? मेजो कंपाउंड होने के लिए मोर देन 2 स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, आप याद करो कि पिछले के एग्जाम्पल किए थे, तो उसमें हम लोग देखे थे, पिछला कौन सा एग्जाम्पल था? उसको बोले थे मेजो, ठीक है। देखो यही था ना एग्जाम्पल, इसमें क्या है? मेजो टार्टरिक एसिड, आप बोले थे ऑप्टिकली क्या है? ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि दिस इज ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। कौन सा कंपनसेशन? इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। सपोज कि अगर मान लिया जाए ये आर डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, और ये क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट जो रोटेशन होता है मॉलिक्यूल का, दैट विल बिकम 0, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई फॉर दिस रीजन। और दूसरा चीज है कि ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है? मेजो। एंड ड्यू टू दिस, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से क्या है? दिस इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ये देखो साइक्लिक कंपाउंड है, और इन द साइक्लिक कंपाउंड यू सी आर more than to chiral center, and plane of symmetry that is present, this is meso, and this is optically inactive, ठीक है। मेसो कंपाउंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अब देखना है इसमें कि व्हाट डू मीन बाय द रेसमिक मिक्सचर। सपोज दिस इज आर एंड दिस इज एस, ठीक है। और कोई भी सॉल्यूशन में हम क्या है, एक सॉल्यूशन में दोनों कंपाउंड को फिल कर दिए, ठीक है, सपोज। तो और दोनों का हम कितना अमाउंट लिए हैं? दैट इज इक्विमोलर। इक्विमोलर दैट मीन्स इक्वल अमाउंट, मतलब सपोज ये आर वाला कंपाउंड दैट इज 1 मोल, ठीक है। एंड सपोज एस वाला कंपाउंड में क्या है? 1 मोल, ठीक है। तो 1 मोल द अमाउंट दैट इज सेम, वी कॉल इट एज ए इक्विमोलर मिक्सचर। और ये इनएंसियोमर क्यों है? क्योंकि इनएंसियोमर है, इनएंसियोमर बताया था अपोजिट पार्ट, ये क्यों? ये आर है तो ये क्या है? दैट इज एस। अगर इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे तो उसको बोलते हैं दैट इज द रेसिक मिक्सचर। पहले इसको समझना है। कोई भी अगर पूछे व्हाट इज द रेसिक मिक्सचर, यू हैव टू से
when you take the equimolar mixture of the two enantiomer, one is the R, one is the S, having equal mole, 1 mole बोल सकते हैं, 2 mole 2 mole, 3 mole 3 mole, 4 mole, right? But the amount of R should be same with the amount of S, right? And the racemic mixture अगर बन गया, उसके बाद उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट क्या है कि दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, ठीक है? कुछ एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट? एक्सटर्नल कंपनसेशन दैट मीन्स आर और एस ये आपस में कैंसल करेंगे एक दूसरे को, और कैसे कैंसिल करेंगे? एक्सटर्नली, समझ में आ रहा है ना? एक्सटर्नली कैंसिल करेंगे, इंटर विलेज, ठीक है? इंटरनल, इंटर विलेज, विलेज के अंदर, इंट्रा नहीं, इंट्रा विलेज, विलेज के अंदर, इंटर विलेज विद विलेज। देखो यहाँ पे दो तीन टर्म्स ना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। देखो, इंटरनल कंपनसेशन बोला, एक क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल कंपनसेशन बोल रहा है। तो इंटरनल में आप क्या समझते हो? इंटरनल मतलब वो क्या होता है? इंटरनल मतलब अंदर में, दैट इज कॉल्ड इंट्रा, ठीक है? इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है? विद इन द मॉलिक्यूल। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? इंटर, इंटर दैट मीन्स इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, राइट? तो एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर में आपस में जाकर के क्या हो रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। और इंटरनल कंपनसेशन मतलब मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि वो कैंसिल कर रहे हैं अपने आप को। समझ में आ रहा है ना बात? एक ही मॉलिक्यूल अपने आप को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। जैसे इंटरनल इंटरनल कंपनसेशन मतलब समझिए, ये बंदा क्या है? सुल्तान, मतलब सुल्तान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुल्तान मूवी में देखोगे, सुल्तान का लड़ाई खुद ही सुल्तान के साथ होता है। इफ यू सी द सुल्तान मूवी, यू सी दैट द, वहां पे बोला जाता है कि तुम्हारी लड़ाई जो है तुम्हारे साथ है, ठीक है? और एक्सटर्नल कंपनसेशन कुछ भी बोल सकते हो, बागी वागी जो मूवी आजकल देखते हो, ठीक है? एक दूसरे के साथ लड़ाई उड़ाई करना, दैट इज द, ये कनेक्टिंग टर्म है, इसको आप समझ लोगे, ठीक है ना? बस खुद की लड़ाई खुद से कर लेना, ठीक है? देखो, अब आते हैं हम लोग लेवल पे, ठीक है? ड्रॉ द 7 आइसोमर ऑफ C6H12 हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग। धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और नो डाउट क्वेश्चन जब करने बैठोगे ना तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? देखो, C6H12 हैविंग साइक्लोब्यूटेन रिंग, तो ध्यान देना क्या है कि पहले ध्यान देना कि साइक्लोब्यूटेन बना लो पहले। साइक्लोब्यूटेन बनाने के बाद कितना कार्बन बचा? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन लगा दो, एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, एक कार्बन यहाँ पे लगा दो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कॉमन क्या बोला सब में? साइक्लोब्यूटेन रिंग होना चाहिए, साइक्लोब्यूटेन रिंग सब में होना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा बात है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि हम एक सिलेक्टिव वे में चलेंगे। सपोज ये सिलेक्टिव वे अप्रोच क्या होता है कि 1 1, हमको पहले देखना 1 1 मतलब कि एक ही कार्बन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक काम कर सकते हैं, एक कार्बन में हम क्या कर सकते हैं? 2 मिथाइल लगा सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज, राइट? एक पॉसिबिलिटी है कि एक कार्बन में हम क्या कर दिए? एक ही बहुत बड़ा ग्रुप, दैट इज इथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है? तो फायदा क्या है कि इसमें एक ही पता चलेगा कि 1 वाले कंपाउंड में क्या इसके आइसोमर बन सकते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं क्या? चेक करते हैं। 1, ये जो है कंपाउंड सेम हो गए हैं, इसका मतलब यही बोलना चाहते हैं यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है? नो कायरल सेंटर, इसका मतलब है कि इसका एक ही कंपाउंड बनेगा। चेक करें इसका, यहाँ पे ध्यान दें, इथाइल है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, लेकिन दिक्कत क्या है इसमें?
ये जो और ये जो आ, जैसे यहाँ पे दोनों सेम हो गया था, तो यहाँ भी दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। सेम होने की वजह से ये भी कंपाउंड दैट इज अ नो कायरल, ठीक है। अब देखो हम क्या है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि वी हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर बन रहे हैं, ठीक है। वन वन का पॉसिबिलिटी और है क्या, नहीं है। तो वन वन का पॉसिबिलिटी अगर और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात। देखो यहाँ पे काला सेंटर पर देख लेते हैं, काला सेंटर नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखो वन वन का पॉसिबिलिटी होने के बाद आ जाते हैं 1,2, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान देना है 1,2 में हम लोग दो पॉसिबिलिटी निकालेंगे। 1,2 हो सकता है कि भाई 1,2 सिस हो जाए, या तो 1,2 ट्रांस हो जाए, ठीक है। बस इतना देखना है, अभी हम ज्यादा भी आगे नहीं देखने के लिए बोल रहे हैं। 1,2 सिस हो जाएगा या तो 1,2 ट्रांस हो जाएगा। 1,1 में सिस ट्रांस होने का चांस नहीं है, क्योंकि वहां पे कायरल सेंटर कैसे बनाओगे, मतलब कायरल सेंटर बनाओगे तो कोई फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, 1,2 और 1,2 सिस और 1,2 ट्रांस। अब देखोगे सर कि 1,2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, दिख रहा है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से हम क्या बोलेंगे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है बात। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसके एक ही कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का हमेशा याद रखना है कि नो इनैंसियोमर, इसके इनैंसियोमर नहीं होते हैं, इसके इनैंसियोमर नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के इनैंसियोमर नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है बात। इसको दो तीन एग्जांपल करते जाएं, और ध्यान देना यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ में आ रहा है बात। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से इसका एक और मिरर इमेज बनेगा। इसका मिरर इमेज आपको बनाने आता ही है, ठीक है। एक और मिरर इमेज बनेगा जिसकी वजह से 1, 2, 3, 4, 5 तक पहुंच चुके हैं। सिमिलरली तो देखो सिमेट्री पढ़ने का फायदा यही है कि क्वेश्चन जो टफ जो क्वेश्चन आता है ना, कभी गलत नहीं होगा। समझ बात। अच्छा, 6 और 7 में ध्यान देना है। 1, 2 में क्या किए थे, एक बार सिस लिए थे, एक बार ट्रांस लिए थे। अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, 1, 3 लेंगे। 1, 3 में सिस ले लो, या तो 1, 3 में ट्रांस ले लो। क्लियर हो गया। तो दिस इज द सिस्टमेटिक वे टू अंडरस्टैंडिंग। और इस तरीके से बनाओगे ना, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन में क्या होता है कि कभी कभी बच्चे 6 आइसोमर बना लेते हैं, बोलते हैं हो गया। कभी कभी बच्चे 8 आइसोमर बना लेते हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मेरा सही है कि नहीं है। अभी हम क्या है कि 1, 1 में ट्राई किए, 1 में 1 कार्बन पे हम ट्राई किए, ठीक है। दैट इज द पॉसिबिलिटी। अब ध्यान देना है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यस, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉ करना प्लेन, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, हालांकि यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। यहाँ पे किसको प्लेन में लिए हैं, ध्यान देना है। इस CH3, इस कार्बन, इस कार्बन और इस CH3 को एक प्लेन में लेकर काट दोगे, कट जाएगा। इस CH3, इस कार्बन, इस कार्बन, इस CH3 को एक प्लेन में लेकर काट दोगे तो कट जाएगा। तो जिसकी वजह से दोनों के, अगर बोला जाए कि इनैंसियोमर बनेंगे क्या, हम बोलेंगे इसके इनैंसियोमर ना बन सकते हैं, इसके भी नहीं बनेंगे, क्योंकि these 6 and 7 आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक बार फिर से बच्चे बोलेंगे, एक बार फिर से, ठीक है। कार्बन नंबर 1 में पॉसिबिलिटी देखना है, 1, 1। कार्बन 1 से कनेक्टेड हम देखेंगे कितना पॉसिबिलिटी है। फिर 1, 2 में आएंगे तो 1, 2 में देखेंगे सीस है कि ट्रांस है, मतलब सीस ट्रांस दोनों देखेंगे। सीस ट्रांस के बाद देखेंगे, सीस में देखेंगे कि वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो दैट विल ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो उसके एनेंसियोमर नहीं बनेंगे।
उसी ट्रांस में देखेंगे कि अगर वो उसके प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आते हैं, दैट विल ऑप्टिकली एक्टिव एंड उसके एक मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है, उसको एनेंसियोमर बोल सकते हैं, मिरर इमेज बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 के बाद नेक्स्ट जाएंगे 1 3 में सिस ट्रांस देखेंगे, सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन करेंगे इसमें आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा, आई होप 100% समझ में आएगा, ध्यान देना। अब यहाँ बोला ड्रॉ द 7 आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, ठीक है, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाना है सारा। चलो 1 1 पे हम देख लिए, 1 1 में हम देखे 1 1 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन का बन गया। 1 1 में और कोई पॉसिबिलिटी था? नहीं था, नहीं है पॉसिबिलिटी, तो 1 2 में जाएंगे, 1 2 में सिस, 1 2 में ट्रांस। अब 1 2 में आप देखोगे 1 2 में क्या है, दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दिस विल बी द ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो इसके प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब इसके आइसोमर इनएंसियोमर नहीं बनेंगे। अच्छा, इसके ऑप्टिकली एक्ट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जाए क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, वन अदर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। काउंटिंग में भी ध्यान देना है, दिस इज 1, दिस इज 2, और ध्यान देना इसके दो आइसोमर बन जाएंगे, एक एनेंसियोमर, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या इसके 1 2 हो गया, 1 2 का सारा हो गया। 1 3 में देखते हैं, 1 3 में ध्यान देना है कि 1 3 में प्लेन सिमेट्री है, यस प्लेन सिमेट्री है यहाँ पे, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें 1 3 में प्लेन सिमेट्री नहीं है, दैट्स विल बिकम प्लेन सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव तो एक और एनेंसियोमर बन जाएंगे, 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड 7 बन गया। सर ये जो ड्रॉ द 9 आइसोमर ऑफ गैमेक्सिन जो बोला जा रहा है ना, इसको करते हैं आज, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। देखो वो तो हम बना ही दिए इसलिए तो मजा आएगा, ठीक है। 9 आइसोमर ऑफ गैमेक्सिन बनाना है। गैमेक्सिन क्या होता है, अगर साइक्लोहेक्सेन में हम क्या करेंगे, 6 क्लोरीन डाल देंगे, दैट विल बिकम गैमेक्सिन, ठीक है। तो आज बदला ले रहे हैं, ठीक है, बदला मतलब कि इतना दिन ऑनलाइन पढ़ाए हैं, आज थोड़ा लंबा सेशन खींचेंगे, ठीक है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? पूछ रहा है तो क्या बोलोगे? जी हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या कंपाउंड मेसो है? यस। तो ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नो। मतलब क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन जो है, मतलब दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड हाउ डू यू थिंक दैट इट इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? एंड व्हाट अबाउट मेसो? यस इट इज अ मेसो, ठीक है। अब देखो हम क्या किए थे फर्स्ट केस में, सारा क्लोरीन को क्या कर दिए हैं, सिस ले आए हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप वाइज कर रहे हैं, सब क्लोरीन अगर सिस में है तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जब बनाएंगे कंपाउंड तो एक क्लोरीन को ले जाएंगे ट्रांस, ठीक है। अब ट्रांस में चेक कीजिए जरा, क्या इसमें प्लेनो सिमेट्री है? और देखो देखने का तरीका होता है, प्लेनो सिमेट्री कैसे देखोगे, देखो हमको क्या लग रहा है ना, ये क्लोरीन इस क्लोरीन से लेकर के इस क्लोरीन तक एक प्लेन ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एक प्लेन में
आ जाएंगे, मतलब इसी प्लेन में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री, अभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, मतलब ये क्लोरीन क्लोरीन तो मान लीजिए सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन ये सारे जो क्लोरीन है सेंटर से पास नहीं हो रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। क्या कंपाउंड मेजो है? नहीं। यहाँ पे इस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला। नहीं, मेजो तो है सर। इस मेजो कैसे है? मेजो तो इसी से हो जाएंगे, यहाँ से ले लो तो ये क्या हो जाएगा, मेजो हो जाएगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। मेजो है, यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यस। इतना लिख लो पहले। ठीक है, अब देखो, अब समझो 6 क्लोरीन सिस में थे। अब क्या है, एक क्लोरीन को ट्रांस में ले आए हैं, तो और कुछ पॉसिबिलिटी है? 1 क्लोरीन को ट्रांस में ले आए तो बस सर्कुलेट करोगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो वही का वही रहेगा। समझ में आ रहा बात? तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक क्लोरीन जो ट्रांस में लाए थे, अब क्या करेंगे, 2 क्लोरीन को ट्रांस में ले आओ। 2 क्लोरीन ट्रांस में आ गया। अब इसमें ध्यान देना कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सोचिए। इसको सोचना ये है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस माय डियर। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे है, मेजो है, यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। मेजो है, यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दुख के साथ करना पड़ेगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब इसी में आइए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लो, बस समझ में आ जाएगा कि हाँ है कि नहीं। ऐसे ड्रॉ करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आएगा। ठीक है, उसी में देख लो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। मेजो है, यस। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस। मेजो है, यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नो। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि सबका एक एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है ना? तो अभी तक कितना बना लिए, 4 बना लिए होंगे शायद। ठीक है, अब देखो, समझो जरा इसको। पहला हम क्या किए थे कि सारा क्लोरीन को कहाँ रखे थे, सिस में रखे थे। नेक्स्ट में क्या किए थे, एक को ट्रांस में ले आओ। एक को ट्रांस में लाओगे, उसके बाद देखना कि उसमें बस एक ही पॉसिबिलिटी है। अब क्या करेंगे कि 2 को ट्रांस में ले आओ। यहाँ पे 2 क्लोरीन क्या हो गए हैं, ट्रांस में आ गए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि 2 क्लोरीन का ट्रांस में ला रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 है। अब क्या करेंगे, 1 3। नेक्स्ट हो जाएगा 1 4। 1 5 मत कर देना। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है नीचे वाले कंपाउंड में? देखते हैं, यस। यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये क्या है, मेजो भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मेजो है। C2 है क्या? C2 ना, क्या बोलते हैं, COS नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो 1 4, 2 अगर ट्रांस है तो चांस क्या है इसका, 1 2, 1 3, 1 4। 1 5 में नहीं होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है, 2 क्लोरीन ट्रांस में लाए। अब क्या करेंगे, 3 क्लोरीन को ट्रांस में ले आना है। तो देखिएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में 3 क्लोरीन क्या हो जाएंगे, ट्रांस में आ जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे, अब ध्यान देना है कि इसमें हमको लगता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आने का चांस बढ़ेगा। देखो वो कैसे, इस क्लोरीन को इस क्लोरीन के साथ मान लो कि अगर हम ड्रॉ करते हैं, डायगोनली ड्रॉ होगा, तो इस सेंटर से पास होगा। इस क्लोरीन को इस क्लोरीन के साथ करो तो सेंटर से पास होगा। इस क्लोरीन को क्लोरीन के साथ करो, सेंटर से पास होगा। इसका मतलब हम सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला ऑप्शन हम समझ चुके हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब चेक ये करना है कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहीं ना कहीं से देख लो कि कहीं ना कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या।
आई थिंक अगर यहाँ से ड्रॉ करोगे देयर विल चांस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एयर कंपाउंड मेजो है। यस, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पे सारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन लग चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में देखो कि क्या यहाँ पे कुछ सिमेट्री वगैरह आ रहा है। चेक करें यहाँ पे कि प्लेनोसिमेट्री है कहीं से भी। आई थिंक यहाँ से भी प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलेगा, यहाँ से भी प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलेगा, मतलब आई डोंट थिंक यहाँ पे से कहीं ना कहीं से भी प्लेनोसिमेट्री नहीं मिलेगा। तो प्लेनोसिमेट्री यहाँ पे नहीं मिलेगा, चेक कर लेना किसी तरह से। मेसो कंपाउंड है, नहीं है। सेंट्रोल सिमेट्री है, नहीं है। तो बच्चे समझो जरा, इसमें कुछ नहीं मिला है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिला है। इसका मतलब है कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब इसके एक और आइसोमर बन सकते हैं। समझ में आ गया? एंड दैट इज द इनएंसियोमर। ठीक है, तो टोटल आपको काउंट करना है कि कितना हुआ है। ठीक है ना? तो ऐसे करके हम लोग सिमेट्री भी समझ रहे हैं, दूसरा चीज है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सर, ये भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री में पहुंच रहा है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसमें? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, आई थिंक कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखे जरा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिल जाएगा तो इसका इनएंसिबल नहीं मिलेगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस, तो मेजो भी होंगे, ऑफ कोर्स मेजो भी होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट total of 9 isomer of the gamethin that has been formed, if you go one, मतलब ऑल सिस, सबको सिस कर दिए, फिर एक ट्रांस किए, देन दो ट्रांस किए, दो में ट्रांस करने के बाद 1 2 1 3 1 4 में आए, तो 3 को ट्रांस करने के बाद हम पॉसिबिलिटी देखें कि 3 अगर ट्रांस होते हैं उसमें क्या क्या पॉसिबल रिंग बन सकते हैं, मतलब व्हाट इज द पॉसिबल डिफरेंट आइसोमर कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 9 स्ट्रक्चर दैट हैज बीन फॉर्म्ड। अब बच्चे इसको ध्यान देना है कि 3 के बाद ऐसा मत कर देना है 4 को ट्रांस में ले आना है। वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो हम लोग 2 ट्रांस लाए थे, 4 सिस लाए थे। अब ऐसा मत कर देना 4 ट्रांस 2 सिस, वो सेम हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्रॉ द 5 SI ऑफ ट्रुक्सिलिक एसिड जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे करना है आपको काम। ठीक है, करना क्या है, आपको बताना है। देखो यहाँ हम बना दिए हैं। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, मेजो है कि नहीं, C2 है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, कॉपी में, कॉपी मतलब क्या, पेज में पूरा बताना है कि है कि नहीं। ठीक है, तो सारा हम बना दिए यहाँ पे आपको। यू हैव टू सी वेदर देयर इज अ C2 प्लेन ऑफ सिमेट्री COS और मेजो है कि नहीं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रॉकेट। ठीक है, तो रॉकेट आपको ही बनना है। द पॉइंट हियर इज कि कुछ लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, मतलब some peoples get demotivated. Why? डिमोटिवेशन तो होता ही है, कुछ भी कर लो। क्या होता है ना कि डिमोटिवेटेड इन द सेंस कैसे हो जाते हैं, किसी के पास कुछ क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं किसी से। ठीक है, और वो आपको नहीं आ पाता है, एंड यू गेट डिमोटिवेटेड। जो कुछ लोग होते हैं जिनके पास क्वेश्चन रहता है, कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको नहीं आएगा। स्वाभाविक सा बात है, आदमी जो है उसको कुछ नहीं आएगा, मतलब वो रेडी करके बैठा है, उससे आपसे क्वेश्चन, वो क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि आप इस चीज को कैसे कोप अप करोगे, क्योंकि आप देखोगे कि रॉकेट जब उड़ता है तो हाउ द रॉकेट फ्लाई, जब पेलोड से ऊपर जाता है तो क्या होता है कि
वो कैसे उड़ता है? ड्यू टू द थ्रस्ट। थ्रस्ट नीचे से मिलता है, उसके बाद क्या करता है, वो उड़ता है। ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि पेलोड लगे हुए रहते हैं, कुछ मतलब कि हैवी चीज लगे हुए रहते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो पेलोड को गिराते जाता है। मतलब वो जो लगे हुए हैं, मतलब हाँ, दिस टाइप ऑफ थिंग, इसको क्या करता है, गिराते जाता है। ठीक है। दैट इज लूजिंग दिस थिंग्स, उसके बाद क्या हो गया, वो जितना जल्दी ऊपर बढ़ते जाता है। ठीक है। तो यही है कि तो जो लोग द पीपल्स यूज टू डिमोटिवेट, तो उनको इसी तरह से क्या करना है, छोड़ते जाना है। देन यू विल बिकम फ्री। बिकॉज अगर आप हर चीज सोच रहे हो, हर चीज कर लेंगे, दैट इज इम्पॉसिबल कि हम उसको मैनेज कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी टेक प्लेस। ओके। आज लंबा सेशन हो चुका है, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।